हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हायर एजुकेशन सिस्टम का एक और टॉपिक है आपका स्किल बेस्ड एजुकेशन। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस प्रोवाइड किए हैं इस टॉपिक पे, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया। किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट काम करता है इंडिया में और किस तरीके से ये पूरा स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया इज कॉम्प्लेक्स, लार्ज एंड डाइवर्स, प्रोवाइडिंग वेरीड लेवल ऑफ स्किल अक्रॉस एन एक्सट्रीमली हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। तो बेसिकली अगर हम बात करें, उसके नेचर की बात करें कि किस तरीके से हम स्किल डेवलपमेंट करते हैं इंडिया में, तो स्किल डेवलपमेंट जो सिस्टम है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का है, लार्ज है, डाइवर्स है, और उसके अलावा बहुत सारी स्किल्स हम प्रोवाइड करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में। तो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हमारे लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियस नेचर के हैं। और ऐसा हम नहीं बोल सकते कि हम एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को ही स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन में हम डिफरेंट टाइप के लोगों को कौशल देते हैं, उनका कौशल विकास की बात करते हैं। स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया कैन ब्रॉडली सेगमेंटेड इनटू एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। तो अगर हम इसको बेसिकली डिवाइड करें कि किस तरीके से हम स्किल इम्पार्ट करते हैं, तो 2 लेवल में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका हो गया एजुकेशन के लेवल पे और दूसरा आपका हो गया वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब सिर्फ कौशल ट्रेनिंग देना, उनको कुशल बनाना। तो एक ट्रेनिंग के थ्रू हम स्किल डेवलपमेंट दे सकते हैं और दूसरा हम एजुकेशन के थ्रू स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली एक एग्जिबिट देखेंगे और उसके थ्रू हम समझेंगे कि क्या फ्रेमवर्क है स्किल डेवलपमेंट का इंडिया में। तो चलिए देखते हैं क्या फ्रेमवर्क है। तो बेसिकली आप अगर इस फिगर को देखो अच्छे से, तो ये फिगर दिया है वर्ल्ड बैंक ने समझाया है कि क्या इंडिया का क्या एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि एज है, एज किस तरीके से हमने एज को डिवाइड किया है। तो 24 से 26 तक की एज को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है और ये स्टार्ट हो रही है 6 के, मतलब 6 साल की उम्र से लेके 26 साल की उम्र के बीच में हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया है। और यहाँ पे ये 3 लेवल में इन्होंने इसको डिवाइड किया है। पहला है आपका एकेडमिक, दूसरा है आपका टेक्निकल एंड आपका है वोकेशनल। तो एकेडमिक में सबसे पहले हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी स्किल नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, वो सिर्फ 14 साल की एजुकेशन उसके पास है और उसके बाद वो जॉब करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पास कोई भी स्किल नहीं होगी, क्योंकि 14 साल की उम्र में कोई भी स्किल नहीं सिखाई जाती है। उसके बाद अगर आपके पास आपकी एज 15 to 16 है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जनरल सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम सर्टिफिकेट की बात की जा रही है। यहाँ पे वोकेशनल सेकेंडरी स्कूल की बात की जा रही है, मतलब 10th तक के स्कूल की बात की जा रही है। और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको क्राफ्टमैन की जो एक हम कह सकते हैं कि क्राफ्टमैन तक की स्किल वहाँ पे इम्पार्ट की जा सकती है। देन यहाँ पे इन्होंने सीनियर सेकेंडरी बोर्ड के एग्जाम की बात करी है, जहाँ पे आपका पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा भी आता है। जैसे आपको पता है कि 10th के बाद बहुत लोग पॉलिटेक्निक एंड डिप्लोमा करते हैं। तो पॉलिटेक्निक एंड डिप्लोमा क्या है, या अगेन अपने आप में एक स्किल जनरेशन है। वहाँ पे स्किल मतलब पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा अपने आप में एक स्किल बेस्ड एजुकेशन है। तो यहाँ पे भी ये क्राफ्टमैन या टेक्निकल, यहाँ पे दोनों ही चीज़ें एक पर्सन बन सकता है। क्राफ्टमैन के ऊपर भी ये बन सकता है, मतलब कुटीर उद्योग में भी जा सकता है, क्राफ्टमैनशिप भी सीख सकता है, और उसके साथ साथ टेक्नीशियन जो एक नॉलेज होती है, टेक्निकल नॉलेज होती है, वो भी यहाँ पे उसको मिल सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएट लेवल की, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल में आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी आते हैं, पॉलिटेक्निक भी आती हैं। तो ये भी इस तरीके से यहाँ पे स्किल ले सकते हैं। मतलब आपने अगर इंजीनियरिंग की है, आपने पॉलिटेक्निक किया है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी आप टेक्निकल एजुकेशन आपको मिल सकती है। वो भी एक एडवांस ट्रेनिंग होती है। बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट वहाँ पे होते हैं, फॉरेन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो उसके बाद भी आप टेक्नीशियन बन सकते हैं, आपको टेक्निकल नॉलेज वहाँ पे मिल सकती है। लास्ट जो आपका है, जो कि एज ग्रुप 24 to 26 के बीच में आता है, जो कि होता है आपका डॉक्टरेट डिग्री एंड मास्टर्स डिग्री। मतलब अगर आपने PhD किया है और इसके अलावा अगर आपने मास्टर्स किया है, तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं या फिर आप इंजीनियर या टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो ये बेसिक फ्रेमवर्क है इंडिया में कि किस तरीके से इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपको मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्लस टेक्निकल एंड वोकेशनल सिस्टम किस तरीके से स्किल देता है और किस तरीके से लोगों को कार्यकुशल बनाता है। तो ये फ्रेमवर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने आपको दिया है ये डेटा।
नेक्स्ट जो आपका है कि अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करें तो एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन इज गवर्न बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो पहली तो बात ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या क्या गवर्न करती है। आपका एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, ये तीनों ही चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यहाँ पे गवर्न करती है। यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन कैटर्स टू ऑल कॉलेज एजुकेशन दैट इज आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एक्सेट्रा। तो जितना भी आपका, जितनी भी यूनिवर्सिटी है एंड जितनी भी आपकी हायर एजुकेशन से, वो सारे ही आपके एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो आर्ट्स में हो, चाहे साइंस में है एंड चाहे आपके कॉमर्स में हो। जब उसके अलावा जो आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक हैं, ये भी आपके मतलब टेक्निकल एजुकेशन के पार्ट हैं। तो हम बोल सकते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन में आपका पॉलिटेक्निक आता है और इंजीनियरिंग एजुकेशन आता है। यूजीसी एक नोडल बॉडी है जिसके बारे में ऑलरेडी हमें पता है, जो कि फंड्स देती है, ग्रांट्स प्रोवाइड करती है और स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है फॉर टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च in university, and also and All India Council for Technical Education is a regulatory body for technical education in India। तो बेसिकली एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन जो होगी वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स देख रही है। इसके अलावा आपका इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक टेक्निकल एजुकेशन में आता है। यूजीसी वो नोडल बॉडी है जिसके थ्रू हमें फंड्स मिलता है एंड ग्रांट्स मिलता है फॉर वोकेशनल स्टडीज़ एज वेल एज फॉर टेक्निकल स्टडीज़। उसके अलावा आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है AICTE जो है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये रेगुलेटरी बॉडी है फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको इस स्लाइड में प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ये टॉपिक आपको, मतलब ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलिसी फ्रेमवर्क की, पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम जो है वो किस तरीके से चलता है, तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने बोली है। पहला तो है आपका अप्रेंटिस एक्ट 1961 का और दूसरा है आपका द नेशनल स्किल पॉलिसी की बात की गई हो, और तीसरा यहाँ पे एक और है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क दैट इज NSQF। ये तीन इंपॉर्टेंट बॉडी हैं जो कि हमारा जो स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी है इसका पूरे फ्रेमवर्क को ये गवर्न करती है। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन सी नोडल बॉडीज़ हैं स्किल डेवलपमेंट कि इंडिया में, तो अगेन ये जो टॉपिक है आपके, ये जो तीनों आपके नेशनल स्किल पॉलिसी है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है और अप्रेंटिस एक्ट है, ये तीनों टॉपिक मैंने अच्छे से नोट्स में कवर करे हुए हैं। वीडियो में अगेन ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे इसको कवर नहीं किया है। तो आप नोट्स अगर आपके पास है तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। देन नोडल बॉडीज़ की अगर हम बात करें कि स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया की नोडल बॉडीज़ क्या हैं, तो की बॉडीज़ की अगर हम बात करें तो पहला तो आपका आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा है आपका MHRD, देन आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ MORD है, और नेक्स्ट है आपका अदर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। तो ये आपकी की बॉडीज़ हैं, नोडल बॉडीज़ हैं जो कि काम करती हैं स्किल डेवलपमेंट में। देन आपके इनेबलर्स कौन कौन से हैं जो कि मतलब आप कह सकते हो कि इन्होंने ये सारी जो भी पॉलिसीज़ ये बनाते हैं उसके बाद ये इसको इनेबल करते, बनाने में हेल्प करते हैं। देन आपकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होती हैं जो कि उस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती हैं, और बेनिफिशियरीज होते हैं जो कि इनसे बेनिफिट्स पाते हैं। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है कि कौन की बॉडीज़ हैं, कौन सी पॉलिसीज़ बनाती हैं, कौन पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करता है, वो आपके इनेबलर्स होंगे। जो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है वो आपके इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होती हैं, और जो बेनिफिट्स मिलता है जिनको, वो आपके बेनिफिशियरीज होती हैं। जैसे आपके मार्जिनलाइज सोसाइटी हो गई, अनएम्प्लॉयड यूथ हो गया, लो इनकम ग्रुप हो गया, स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, तो ये सारे क्या हैं, ये आपके बेनिफिशियरीज हैं। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी नोडल बॉडीज़ हैं फॉर स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे MHRD की, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो MHRD जो भी आपके पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि आपके डिप्लोमा लेवल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, या अदर डिसिप्लिन्स में जो भी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपके इंजीनियरिंग हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, फार्मेसी हो गई, उसके अलावा आपका आर्किटेक्चर हो गया, अप्लाइड आर्ट्स हो गया, क्राफ्ट हो गया एंड होटल मैनेजमेंट हो गया, ये सारा कुछ आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ही पार्ट है। और ये आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है ये ऑल्सो इन्वॉल्व है स्कीम में, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की स्कीम में भी MHRD आपकी इन्वॉल्व है। Apart from this, MHRD has also introduced vocational education from class 9th onwards and providing financial assistance for engaging with industries, SSCs for assessment, certificate and training। तो इसके अलावा स्किल एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए MHRD ने 9th क्लास के बाद से बहुत सारे आपके मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत सारी ऐसी इन्होंने मतलब बहुत सारे ऐसे
इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं जो कि स्किल डेवलपमेंट देते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्होंने सेंटर्स बनाए हैं जहाँ से आप स्किल डेवलपमेंट में काम कर सकते हो। Central ministries, there are 21 ministries under the central government who are also working for the purpose of skill development. There are two approaches. Just a second. There are two approaches that these ministry have. One approach is setting up training center for their own for specific sectors, like adopting by Ministry of Labour and Employment, Ministry of Agriculture, Ministry of Health and Family Welfare, etc. The second approach is in the form of public-private partnership as adopted by Ministry of Rural Development, Ministry of Women and Child Development, etc. तो ये जितनी भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज होती हैं जो कि आपकी इस स्किल डेवलपमेंट के वर्क को करती हैं, इसमें 21 मिनिस्ट्रीज हैं जो कि इसमें आती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है ये भी काम करती हैं स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में। इनके दो अप्रोचेज होते हैं। पहली अप्रोच जो इनकी होती है वो ये होती है कि आइदर ये खुद से काम करें, उनके खुद के जो सेंटर हैं, इनके जो खुद के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके थ्रू ये काम करवाएं, जैसे कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गई। तो ये सारे क्या होते हैं, ये खुद से काम करते हैं। दूसरा अप्रोच क्या होता है इनका कि ये किसी प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ, मतलब किसी प्राइवेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप करें और फिर ये काम करवाएं। तो उसमें क्या आती हैं, उसमें कुछ मिनिस्ट्रीज आती हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज के साथ टाई अप करके और फिर काम करवाती हैं, जैसे कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये दो अप्रोचेज हैं सेंट्रल मिनिस्ट्रीज का स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में काम करने का। नेक्स्ट है आपका NSDC। NSDC का फुल फॉर्म है द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज NSDC। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है और ये आती है आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत। और ये मतलब इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 2009 में, नेशनल स्किल पॉलिसी के अंतर्गत इसको बनाया गया था। इट्स मेन एम इज टू प्रोवाइड वायबिलिटी गैप फंडिंग टू प्राइवेट सेक्टर इन ऑर्डर टू स्केल अप ट्रेनिंग कैपेसिटी। तो बेसिकली ये जो आपकी जो भी मतलब जो भी ट्रेनिंग कैपेसिटी होती है या ट्रेनिंग जिसको भी प्रोवाइड करनी होती है, जिस भी प्राइवेट सेक्टर को, उसको ये फंड प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका कोई भी काम रुके मत। सारी वर्किंग कैपिटल जो होती है, जो भी फंडिंग होती है, उनको ये फंड प्रोवाइड का काम करते हैं, फंड प्रोवाइड करने का ये काम करते हैं। द NSDC हैज टाइड अप with more than 187 training providers, many of whom have started scaling up their operations। तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं जो कि स्किल इंडिया के फील्ड में काम कर रहे हैं, स्किल प्रोवाइड करने में काम कर रहे हैं। तो उनके साथ इन्होंने टाई अप किया है और ऑलमोस्ट 187 ऐसे ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, उनको ये लोन और उनको ये आप कह सकते हो फंड प्रोवाइड करते हैं। देन आपका सेक्टर स्किल काउंसिल्स है। द नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफ 2009 mandated the NSDC to set up SSCs to bring together key stakeholders, that is industries, workforce and academia. As on date, 29 SSCs are operational and 4 more SSCs have been approved by NSDC-1। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि सेक्टर स्किल काउंसिल जो है, यहाँ पे 1 कुछ भी नहीं है, ओके, ये यहाँ पे NSDC आपका होगा। तो देखिए द नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी की अगर हम बात करें 2009 की, तो इन्होंने बहुत सारे सेक्टर स्किल काउंसिल्स बनाए थे, जिसके थ्रू क्या होता है, बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स होंगे इंडस्ट्रीज़ के, चाहे वो वर्कफोर्स हो गए, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स हो गए जो कि एकेडमिक के फील्ड में काम कर रहे हैं, या इंडस्ट्रीज़ हो गए, उन सबको साथ लाकर और उनको फंड देकर और उनके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके और लोगों को एम्प्लॉयड करने का ये काम करते हैं, जो कि आपके सेक्टर स्किल काउंसिल्स होते हैं। तो ऑलमोस्ट NSDC ने बहुत सारे ऐसे जो आपके SSCs हैं उनको उन्होंने अप्रूव किया है, उनको ये फंड देते हैं। और स्टार्टिंग में NSDC क्या करता है, वो इनको फंड देता है सेक्टर स्किल काउंसिल को, और उसके बाद ये जो सेक्टर स्किल काउंसिल होते हैं ये अपने आप ही फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनिंग हो जाते हैं और उसके बाद ये ग्रो करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये लोगों को यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स देते हैं और ट्रेनिंग्स देने के साथ साथ उनको पढ़ाते हैं और उसके साथ साथ उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो ये आपका सेक्टर स्किल काउंसिल्स का काम है। नेक्स्ट आपका NCVT, SCVT एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो ये बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत विद अ व्यू टू इंश्योर एंड मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन द स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग ऑल ओवर द कंट्री। द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, दैट इज NCVT, वो सेटअप इन 1956। तो NCVT को सेटअप किया गया था 1956 में। इसका जो मेजर
काम है वो ये है कि जो भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें लोगों में उसमें स्टैंडर्ड रहे पूरी कंट्री में। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आपको यूपी में अलग टाइप की ट्रेनिंग दी जा रही है और केरला में आपको अलग टाइप की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो हर ट्रेनिंग में आपस में सेम स्टैंडर्ड फॉलो हो और जो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड है वो बना रहे, इसलिए जो आपकी NCVT है इसको फॉर्म किया गया था 1956 में। दिस सर्टिफाइंग बॉडी कंडक्ट्स ऑल इंडिया trade test for those who complete training in IITs and award national trade certificates to successful candidate। तो इसके साथ साथ ये क्या करती हैं, ये जो भी लोग ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट लेते हैं और उसके साथ साथ मतलब ये टेस्ट कंडक्ट कराती हैं और लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, और उसके साथ साथ ये कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती हैं जो भी कैंडिडेट यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं। द स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग दैट इज SCVT। ओके, SCVT क्या है, ये स्टेट लेवल पे सेम काम करता है जो कि NCVT नेशनल लेवल पे काम करती है, वही SCVT स्टेट लेवल पे काम करता है। एंड ये इस्टेब्लिश किया गया था असिस्ट करने के लिए नेशनल काउंसिल को, मतलब NCVT को स्टेट लेवल पे क्या कौन हेल्प करेगा, तो वो हेल्प करेगा SCVT आप समझ लीजिए NCVT का एक सोशल छोटा सा फॉर्म है जो कि स्टेट लेवल पे काम करता है, और NCVT क्या है, ये नेशनल लेवल पे काम करती है। देन आपका क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया आ जाता है। क्वालिटी काउंसिल क्या है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वो सेटअप इनटू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and the Indian industries as a autonomous body to establish a national accreditation structure in the field of education, healthcare, environment protection, governance, social sector, infrastructure, vocational training and other areas that have significant bearing in the improvement of quality of life। तो basically क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था कि मतलब इसको किसने इस्टेब्लिश किया था, इसको जॉइंटली इस्टेब्लिश किया गया था, ये जॉइंटली है, ओके, जॉइंटली इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। ओके, और इन्होंने क्या किया था, क्यों इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, ताकि हम ये देखें कि किस तरीके का क्वालिटी है आपके हेल्थ केयर में, एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में, गवर्नेंस में, सोशल सेक्टर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वोकेशनल ट्रेनिंग में। तो उन सारी ही जगह में जैसे आपने ट्रेनिंग इम्पार्ट की, बट ट्रेनिंग देने में उस ट्रेनिंग की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसको कौन मेजर करेगा। तो ऑफ कोर्स क्वालिटी काउंसिल को इसलिए बनाया गया ताकि हम ये चेक कर पाएँ कि जो ट्रेनिंग हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं या जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो किस तरीके की ट्रेनिंग लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसको चेक करने के लिए इस काउंसिल को बनाया गया है। ऑल इंस्टीट्यूट्स दैट इज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ITIs सीकिंग फॉर्मल एफिलिएशन फ्रॉम NCVT have to first get accreditation from the Quality Council of India। तो जो भी एफिलिएशन चाहता है NCVT से, जो भी चाहता है कि उसको जो आपका NCVT है वो वहाँ की सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सबसे पहले क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से अपने आप को एक्रेडिट कराए, अपने आप को चेक करवाए कि वो जो भी ट्रेनिंग वो दे रहा है वो ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाली है। और जब वो उसके पास क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट होगा उसके बाद ही NCVT उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, और तभी मतलब NCVT जो है वो उसको बोलेगा कि हाँ ये यहाँ से लोग जो पास आउट हो रहे हैं उनके पास क्वालिटी ट्रेनिंग है। तो ये आपका क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का काम है। तो आई होप ये टॉपिक अब क्लियर हो रहा होगा। देन जो भी इससे रिलेटेड नोट्स हैं उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिला होगा डिजिटल स्टोर का, वहाँ से जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, जो कि DGET है, विच गवर्न्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दैट इज ITIs। अब ITIs को आपको यहाँ पे इसका फुल फॉर्म आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ITI क्या होते हैं, ITI मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो ये सारे जो थे इनको इसलिए इस्टेब्लिश किया गया, इनको अलाइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 10,000 ITIs को इनकी जो कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन सीट्स हैं इनके पास, और यहाँ पर इनको जो रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं एंड ATI हैं वहाँ इनको स्पेशलाइज किया, उनके द्वारा इनको स्पेशलाइज किया गया ताकि वहाँ से जो भी लोग पढ़ें, ये वहाँ पे जो भी स्किल लेने जाएं उनके पास हाई एंड रिसोर्सेज हों, उनको अच्छे से स्किल के बारे में पता हो। 3 major skill development scheme of the DGET that have been implemented through government ITIs and private ITIs include the Craftsman Training Scheme,
द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम एंड द मॉड्यूलर एम्प्लॉयबिलिटी स्कीम। तो ये 3 स्कीम है जो कि यहाँ पे जितनी भी ITIs हैं, जितनी भी गवर्नमेंट ITIs हैं और प्राइवेट ITIs हैं, दोनों ही जगह पे इनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इनको इम्प्लीमेंट करने वाला DGET ही है। DGET इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है सारी ही ITIs में, और चाहे वो प्राइवेट ITIs हो चाहे वो पब्लिक ITIs हो। तो ये आपका टॉपिक है पूरा स्किल फ्रेमवर्क का। अगेन आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं उनके बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।